आज के मुख्य समाचार। शिमला में सैलानियों ने जताया गुस्सा, कहा आतंक के खिलाफ एकजुट भारत। हिमाचल प्रदेश में 11 मई तक खराब मौसम का येलो अलर्ट। फतेहपुर की महिला से 31.70 लाख की ठगी। शिक्षक आंदोलन पर वीरेंद्र चौहान का बयान। स्वच्छता की राह में महापौर सुरेंद्र चौहान की नई पहल। प्रदेश में गैस सिलेंडर सप्लाई में बड़ा खुलासा। 1 जून से 500 ml तक की पीईटी पानी की बोतलों पर प्रतिबंध। शिमला में बड़े धूमधाम से मनाया गया रेड क्रॉस दिवस। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऑपरेशन अभ्यास के तहत एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आतंकवादी हमलों जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखना और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूती देना था। इस मॉक ड्रिल के दौरान शिमला के मुख्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति का आभास लिया। शिमला घूमने आए पर्यटकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हिल स्टेशन जैसे शांत स्थानों पर आतंकी हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मॉक ड्रिल जैसी तैयारियां बेहद आवश्यक है। इससे न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता बढ़ती है, बल्कि आम लोगों में भी जागरूकता आती है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आज कल को ऑपरेशन करा है, ये एकदम सही है। क्योंकि हमें आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत लाइट लेता था जो उन्होंने पहलगाम में करा है अभी उसके हिसाब से हमें हिंदुस्तानियों को एक कदम लेना चाहिए था आगे। और जो अभी कल हुआ है वो तो एकदम सही है। जो हमारा एक नेशन है, जो हम हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदू मुसलमान है वो तो बात की बात है, बट एज अ नेशन वी आर वन। हम सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए और सबको एक साथ मिल बांट कर एक अब जो मॉक ड्रिल स्टार्ट होने जा रही है उसको हमें प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। और जो भी आगे के आसार बनते हैं, चाहे वॉर हो चाहे कुछ हो, उसके लिए हम सबको प्रिपेयर होना चाहिए बहुत अच्छे से। जैसा हमारे मंत्री कह रहे हैं, जैसे हमारी आर्मीज कहती है, हमें वैसा पालन करना चाहिए पहली बात तो। हाँ, और बाकी जो है वी आर वन नेशन वन कंट्री, वी हैव, बाकी ये मेरे पेरेंट्स हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जो निर्दोषियों के साथ जो भी हुआ था पहलगाम में, उसका जवाब कल शायद पाकिस्तानियों को मिल गया होगा। और ये बिल्कुल सही डिसीजन था हमारे प्रधानमंत्री का। और हमें कभी भी अपने दुश्मनों को इससे डर कर नहीं रहना चाहिए, उसका जवाब हमें देना चाहिए। ये देश के लिए ही कदम बढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए जब पहले कारगिल वॉर हुई थी तब भी हमारे देश के सोल्जर्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। और अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया स्टेप दिया गया है। और आगे हमारे आर्मी, हमारे सोल्जर्स हमारे देश को हमेशा दुश्मनों से बचा के ही रखेंगे और हमेशा बचाते भी रहेंगे। और हमें अपनी कंट्री का, हमारे देशवासियों का, सोल्जर्स का, हमें आम जनता को भी साथ देना चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में भारी गड़बड़झाला सामने आया है। ठेक पहुंचाए गए गैस सिलेंडरों में निर्धारित 14.2 किलोग्राम के बजाय केवल 12.7 किलोग्राम गैस पाई गई। इस मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सप्लाई कर रहे ट्रक को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बद्दी स्थित एलपीजी प्लांट से 324 गैस सिलेंडरों की खेप ठेक भेजी गई थी। विभाग को सूचना मिली कि ट्रक में भेजे गए गैस सिलेंडरों का वजन कम हो सकता है। इस पर विभाग ने संबंधित गैस एजेंसी को 10% सिलेंडर तोलने के निर्देश दिए। जबकि सिलेंडरों की तोल की गई तो खुलासा हुआ कि 95 सिलेंडरों में निर्धारित वजन से करीब 1.5 किलो कम गैस थी। जिला नियंत्रक ने तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए ट्रक को कब्जे में लिया और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह गैस सिलेंडर ठेक और आसपास के क्षेत्रों में वितरित किए जाने थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि सिलेंडरों में गैस की मात्रा कम कैसे हुई? क्या यह प्लांट स्तर पर गड़बड़ी है या सप्लाई चेन में? इसकी सच्चाई आगामी जांच में सामने आएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और सिलेंडर प्राप्त करते समय उसका वजन जांचने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 11 मई तक के लिए
बारिश, तूफान और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंडक में इजाफा हुआ है। शिमला में बुधवार को सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर के समय अचानक झमाझम बारिश हुई। शाम होते होते फिर से धूप खिलने लगी। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज तूफान और ओलावृष्टि से सेब और जौ और गेहूं की फसलें प्रभावित हुई है। किसानों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मई तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम को लेकर सावधान रहे और अनावश्यक यात्रा से बचे। बीते 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई, हल्के से मध्यम बारिश। साथ में कुछ एक क्षेत्र अगर बात करें शिमला, सोनभद्र, कांगड़ा, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी विटनेस की गई थी। आंकड़ों की बात करें तो हाईएस्ट रेनफॉल थी वो हमीरपुर में दर्ज की गई थी 26 mm के आसपास। उसके उपरांत कांगड़ा में 16 mm के आसपास थी, रोडू में 15 mm के आसपास। तो मतलब पूरे प्रदेश में ही मतलब कुछ एक क्षेत्रों में जिसमें हल्के से मध्यम बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें तो बहुत से क्षेत्रों में जो दिन का तापमान है वो सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम चल रहा है। इसमें बात करें पहले शिमला की, शिमला में देखिए 20 डिग्री आसपास दिन का तापमान था, जो कि सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पालमपुर में 25 डिग्री था, सोलन में 26 डिग्री, सुंदरनगर में 29 डिग्री, तो वहाँ पे भी सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया था। और आगामी देखिए वेदर की बात करें तो 8, 9 और 10 मई को संभावना ये है कि हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है और साथ में जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और साथ में जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे हाई रेंज स्नोफॉल भी हो सकती है इसी दौरान 8 से लेकर 10 मई तक। साथ में जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, इसमें 1-2 स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए 8 से लेकर 10 मई तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 11 मई के उपरांत वेदर में कमी जरूर आएगी। 11 और 12 मई को संभावना ये है कि जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। फिर 13 और 14 मई को मौसम में बहुत कमी आएगी और केवल जो हाई रीचेज हैं वहीं पे ही हल्की बारिश हो सकती है। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें, देखिए ये जो वेदर एक्टिविटी है जो 8 मई से 10 मई तक अभी संभावना है, तो इसके चलते जो दिन के तापमान में खास बदलाव नहीं आएगा। संभावना ये है कि अभी भी जो दिन के तापमान है वो प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम रह सकते हैं। जैसे ही 11 मई के उपरांत मौसम थोड़ा खुलेगा तो इसके चलते जो दिन के तापमान है वो 2 से 4 डिग्री राइज कर सकते हैं 11 मई के उपरांत। कांगड़ा जिले के फतेहपुर उपमंडल क्षेत्र की एक महिला साइबर ठगों के शातिर जाल का शिकार हो गई। खुद को आरबीआई अधिकारी बताने वाले ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर एक ही दिन में उससे 31.70 लाख रुपए ठग लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने साइबर क्राइम पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 मई को महिला को एक फोन कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि महिला का आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त है और उसके नाम पर एक फर्जी सिम कार्ड जारी हुआ है। इस डरावनी सूचना से घबराई महिला से ठगों ने उसके बैंक खातों की जानकारी, जमा राशि और घर के सदस्यों की जानकारी भी हासिल कर ली। महिला जो अपने बच्चों के साथ रहती है और पति की पेंशन से गुजारा कर रही है। ठगों के द्वारा निर्देश दिए गए कि वह एक विशेष बैंक खाते में अपनी पूरी राशि ट्रांसफर कर दे ताकि जांच की जा सके। महिला ने 6 मई को पूरी 31.70 लाख रुपए की राशि बताए गए खाते में जमा करवा दी। घटना की जानकारी मिलते ही महिला ने 8 मई को साइबर क्राइम थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर एएसपी साइबर क्राइम प्रवीण धीमान ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच आरंभ कर दी गई है। साइबर सेल ने आम जनता से अपील की है कि वह इस तरह के फोन कॉल से डरे नहीं। किसी भी सरकारी संस्था का अधिकारी फोन पर इस तरह की जानकारी नहीं मांगता और न ही पैसे ट्रांसफर करने की सलाह देता है। ऐसी किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम शाखा में शिकायत दर्ज करवाए। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन के बीच हिमाचल राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार से शिक्षकों की मांगों को शीघ्र हल करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि वह पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रही है और शिक्षकों की विभिन्न मांगों को गंभीरता से भी उठा रही है। चौहान ने कहा कि मैंने आज भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ शिक्षकों की जायज मांगों के साथ खड़ा है और सरकार की सकारात्मक पहल की उम्मीद करता है। अध्यक्ष चौहान ने यह भी कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज हो सकता है। और इसलिए मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूँ अपनी बात को। जो हमारा स्कूल सिस्टम बना, मैं इससे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ इस प्रस्तावना में कि 2003-4 में एक स्कूल शिक्षा के ढांचे में बदलाव हुआ था। उसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी हायर एजुकेशन को रखा गया था। उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन बना था और उसके नीचे बने थे डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो ढांचा हमारा था। पर हम 2003-4 से लगातार इस बात को रख रहे थे, अभी तक 2025 तक 23 साल तक हम लगातार ये बात करते रहे कि आपने डायरेक्टरेट को एलिमेंट्री और सेकेंडरी बना दिया, पर लेकिन जो हमारा असली क्षेत्र है काम करने का वो है हमारा स्कूल, बच्चे जिनके लिए काम कर रहे हैं। वहां ये सिस्टम नहीं बन पाया था, वहां पर वही सिस्टम चला हुआ था। टीजीटी 6ठी से 10वीं तक पढ़ाता था, मिडिल स्कूल हमारे डायरेक्टर एलिमेंट्री के पास होते थे, हाई स्कूल हमारे जो है वो डायरेक्टर हायर के पास होते थे। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, अभी मैं 3-4 बार दिल्ली जाना हुआ मेरे को न्यू दिल्ली टीसी प्रोग्राम में। उसमें हमारे राकेश कंवर जी जो शिक्षा सचिव थे वो थे, एसपीडी थे, मैं भी उनके साथ था 2-3 बार। तो उसमें हमारे जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजय कुमार जी ने 3 बार बोला इस बात को कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां 2 डायरेक्टरों से बात करनी पड़ती है, कोई सिस्टम ही नहीं है कहते एजुकेशन का हिमाचल के अंदर। तो ये बात हमारे लिए बड़ी शर्म की थी कि अगर किसी से बात करनी हो तो कभी डायरेक्टर हायर से बात करनी पड़ती है, डायरेक्टर एलिमेंट्री से बात, और स्कूल सिस्टम है ही कोई नहीं है हिमाचल के अंदर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंदर भी प्रावधान रखे गए 2020 में कि भाई एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। और ये मांग हमारी बड़ी पहले से थी कि एक स्कूल ढांचे को, जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, हमारे प्राइवेट स्कूल है, हमारे सेंटर स्कूल है, हमारे आर्मी स्कूल है, हमारे नवोदय स्कूल है, उस आधार पे हम इसको इतना मजबूत सिस्टम को करें ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स का ढांचा है वो धराशायी हो जाए और अभिभावक पेरेंट्स हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास करें। ये हमारी मांग भी थी। पर हमारी इस मांग के पीछे किसी वर्ग विशेष को आहत करने का कोई भी उद्देश्य ना है, ना था, ना रहेगा। उसमें हमारे हर वर्ग के टीचर्स हमारे पास, प्राइमरी के शिक्षक भी है, जेबीटी भी है, हमारे ऊपर सीएनबी भी है, टीजीटी है, लेक्चर्स है। हमारे लिए हर टीचर इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी हर बैठक में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलता हूं कि जो जेबीटी शिक्षक है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी शिक्षा की। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं। पर लेकिन अगर मैं एक बात और आपके साथ जोड़ लूं कि हम आइसोलेशन में कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, हम अलग काम करेंगे, दूसरों के साथ जोड़ के हम काम नहीं करना चाहते, कोई आदमी हमारी बात को ना माने, तो मुझे लगता है कि वो उससे जो है हम कमजोर हो रहे हैं। और शायद ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो स्कूलों में इनरोलमेंट खड़ी है ना, आज सरकारी स्कूलों में क्यों हमारी पोस्टें खत्म हो रही है, इसके ऊपर हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं ये एक मैसेज आज पूरी शिक्षक समाज को भी देना चाह रहा हूँ। मेरे पे लगातार प्रेशर है कि हमारी 436 पोस्टें टीजीटी की रेशनलाइजेशन हो गई, पता नहीं कैसे कैसे हमने रुकवाई और रुकी, फिर कुछ लोग उसमें ज्वाइन भी कर गए, फिर उनको अब जो ज्वाइन कर गए, शरीफ लोग थे बेचारे, वो ज्वाइन कर गए, अब वो बड़े दूर दराज के क्षेत्रों में चले गए। कुछ लोग जो है कैंसिल हो गए, वो उनको अपना स्टेशन मिल गया, अब वो ट्रांसफर भी नहीं करवा रहे, एडजस्टमेंट करवा रहे। तो उसमें हो क्या रहा है, वो पोस्टें रेशनलाइजेशन हुई क्यों, हमारी नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट घटी। और जब बच्चे नहीं है तो पोस्टें तो पीटीआर के ऊपर रहेगी, तो उसमें हम सरकार को बातें भी नहीं कर सकते। वहाँ सरकार अपनी जगह सही है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर की स्वच्छता और सुंदरता को एक नई दिशा देते हुए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने शहर में बेकार पड़ी लकड़ियों का दुरुपयोग कर उन्हें सजावटी वस्तुओं और सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं में बदलने का काम शुरू करवाया है। इस योजना के तहत नगर निगम द्वारा इकट्ठी की गई टूटी फूटी व पुरानी लकड़ियों को कुशल कारीगरों की मदद से बेंच, कूड़ेदान, पौधों के गमले, सजावटी बोर्ड और अन्य उपयोगी सामग्री में बदला जा रहा है। इन वस्तुओं को शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लगाया जा रहा है, जिससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस बारे में कहा कि हमारा लक्ष्य है कि शिमला को न केवल स्वच्छ और हरित बनाए बल्कि इसे एक ऐसा उदाहरण बनाए जो अन्य शहरों के लिए प्रेरणा बने। इस पहल को शहरवासियों और पर्यटकों द्वारा भी सराहा जा रहा है। इससे न केवल कचरे में कमी आई है बल्कि स्थानीय कारीगरों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। दिन पहले से हमने एक मुहिम चलाई थी
शिमला में जो देवदार की और दूसरे पेड़ों की लकड़ी जो नालों में या बहुत जगह से गिरी हुई है, जो वेस्ट पड़ी हुई है, उसके लिए उसी के थ्रू हम उसको एक बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए स्टूल्स कहें या बेंचेस कहें, उसको बना रहे हैं। इसमें आज उसकी दूसरी कड़ी थी जिसमें हमने एक छोटा सा रोबोट और इसको वेस्ट लकड़ी से बनाया, जिसमें एक मैसेज हम लिखेंगे कि ग्रीन शिमला और सफाई का विशेष ध्यान रखें, और एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और ये कई जगह हम इसको लगाएंगे। इसके बाद हम जोधा निवास जाएंगे और इसके साथ ही हम कालीबाड़ी से निचले वाला हमारा जो ईजी ऑफिस की तरफ रोड है, वहाँ हम बेंचेस कर लगाएंगे। इसके लिए पीछे मंशा ये है कि जो हमारा वेस्ट टू वंडर जिसको हम कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, किसी न किसी काम में ज़रूर काम आती है, उसका रीयूज़ किया जा सकता है। उसी संदर्भ में शिमला की पहचान है देवदार एक पहचान है शिमला की। इसकी जो वेस्ट लकड़ी है उसको हम उसका बैठने के लिए लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हमने इस काम को शुरू किया और अभी 2-3 जगह हम और जाएंगे। जोधा निवास जहाँ हमारा दादा दादी पार्क बन रहा है, उसके साथ उसको उस जगह को ब्यूटीफाई करेंगे। फिर हम ईजी ऑफिस की तरफ जाएंगे जहाँ, और शिमला के विभिन्न जहाँ हमारे पार्क्स बने हैं वहाँ पर भी बैठने के लिए व्यवस्था की है। सर, जिस तरह से आप बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भी इस बात को ज़रूर रखूँगा और मैं लिखित में रूप में भी दूँगा। ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में वन की जो संपदा है बहुत ज़्यादा गिरे हुए और वो सड़ जाते हैं, किसी काम नहीं आते। लेकिन अगर हम इसको सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू भी करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमको संपर्क कर रहे हैं कि क्या ये बेचने के लिए रखे हैं क्या, लेकिन हमने लोगों की सुविधा के लिए बैठने के लिए रखे हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर सरकार भी इस पर अगर तवज्जो दे या ध्यान दे, जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि वन की जो संपदा है वो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते और हमारा ये काम आ सकती है। बहुत सारा जो ये बैठने के लिए और बड़ी सुंदर लगती हैं, लोग इसको बैठना पसंद करते हैं और दियार का ये अपनी एक अलग सा इसका चार्म है बैठने का भी। तो मैं सरकार को भी इसके माध्यम से ज़रूर लिखूँगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जून 2025 से प्रदेश भर में 500 मिलीलीटर तक की पॉलीथीन पीईटी पानी की बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि यह प्रतिबंध प्रदेश में आयोजित सभी सरकारी बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ साथ पर्यटन निगम के होटलों और निजी होटलों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को प्लास्टिक से हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3A तथा इसके संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 2 के तहत लिया गया है। मुख्य सचिव ने पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पीईटी बोतलों की रिसाइक्लिंग को लेकर भी प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया है। शिमला में रेड क्रॉस दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सीएम हाउस तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भाग भी लिया। रेड क्रॉस दिवस के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में सेवा और मानवता के भाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और रेड क्रॉस के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाएं। दिवस जो होता है वो पिनिंग ऑफ द रेड फ्लैग, जैसे आप जानते हैं, एक रेड क्रॉस के रूप में जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और कल जैसे कि आप माननीय हमारी जो एक्सेलेंसी है श्री प्रताप शुक्ल जी और उनकी वाइफ जानकी शुक्ल जी, उनको हमने पिनिंग की थी और इसी दौरान हम डोनेशंस भी लेते हैं, बिकॉज मैंने कहा है कि डोनेशन किसी भी रूप में हो हम लेते हैं और नॉन प्रॉफिटेबल है और नॉन पॉलिटिकल भी है ये ऑर्गेनाइजेशन और हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे। इसके बाद आज यहाँ पे बच्चों को हमने इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ी अच्छी बात ये जो है स्कूल्स और कॉलेज लेवल पे हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया है, उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ। तो आज हम सारी एक रैली निकाली गई जहाँ पे हम सीएम साहब के पास गए, उनसे हमने डोनेशन ली। उन्होंने बहुत अच्छे से बैचेस लगाए बच्चों से भी और लेडीज से भी,
और उसके बाद फिर हम सारे सेक्रेटरी में गए, लेकिन उससे पहले हम हेल्थ मिनिस्टर जी के पास भी गए। वेरी बिग थिंग, उन्होंने 50 लोगों को अपने घर में बुलाया, चाय पानी कराई और फ्लैगिंग भी की उनकी, हमने जो पिनिंग की कही जाती है वो भी की। इस प्रकार से आज मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस अवसर पर आयोजकों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हाल ही में आतंकी हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया है और इसकी कड़ी निंदा भी की। आई फील सो प्राउड एज एन इंडियन। जिस तरह से जवाब दिया गया है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी आप किसी से भी इंटरव्यू करेंगे वो यही बोलेगा, हिंदुस्तानी कड़ा जवाब दिया गया है। देखिए, जिस तरह से पहलगाम में इनोसेंट लोगों को मारा गया था जो सिर्फ घूमने आए थे, या जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया जो कि सिर्फ 6 दिन शादी हुई थी, 15 दिन शादी हुई थी, निहत्ते लोगों को मारा गया, बहुत ही निंदनीय और बहुत शेमफुल एक्ट था। और मुझे लगता है मोदी जी की जो विजन था, जो पूरे उन्होंने किया, आर्म फोर्सेस तीनों जनरल्स ने जो किया है, क्योंकि घुसकर मारा है, घर में प्रिसाइसली टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और इसी प्रकार का संदेश जाना चाहिए कि आप आंख उठा के नहीं देख सकते हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि हमने हमारे निहत्थों को मारोगे तो इसी प्रकार से होगा। और जो उनके टेररिज्म का जो ये स्कूल उन्होंने बना रखा है, चाहे वो तीनों जगहों पे जहाँ पे अटैक्स हुए हैं विद प्रिसाइस टेक्नोलॉजी मारे गए हैं, बाकी लोगों को नहीं मारा गया है। हिंदुस्तान बहुत संवेदनशील है उस मामले में, तब भी वहाँ वही लोग मारे गए हैं जिन्होंने टेररिज्म को दिया है। सो बिग नो टू टेररिज्म के नाम पर जो आज हुआ है, मैं सराहनीय मानती हूँ और मैं मोदी जी के विजन को सराहनीय मानती हूँ कि इसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखे अगर।